दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज फिर न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। दरअसल आज हम एक बार फिर बात करेंगे मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं। हालात तो काफ़ी कशीदा हैं। जंग जो हालात देखकर ये लग रहा है कि कभी भी किसी वक्त भी कोई बड़ी ख़बर मशरिक़ वस्ता से आ सकती है, जितने कशीदा हालात हैं। ये हालात किस तरह के हैं और ये हालात आगे और कितने ज़्यादा कशीदा हो सकते हैं? क्या जंग की नौबत आ सकती है, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं? तो मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है, ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी और मेरे साथी इरफान रैना मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। इरफान, आपसे जानना हम यही चाहते हैं, जो कशीदगी आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में और मशरिक़ वस्ता में, इस कशीदगी को किस तरह से देखा जाए? और ये कशीदगी, क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि 10 दिन का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं ईरान को। अगर ईरान राज़ी नहीं होता है, पटरी पर लौट कर नहीं आता है, तो फिर उसे खमियाजा भुगतना होगा। तो इस जिस खमियाजे की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जिस अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए हुरैरा, इस वक्त सिचुएशन जो है ना मिडिल ईस्ट के अंदर खाली ईरान और इज़राइल तक सीमित नहीं रही। अभी इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है कि अमेरिका जो है वो इज़राइल को लेकर एक डिफेंसिव मोड में आ चुका है जी। क्योंकि तवाज़न जो था खित्ते में इस वक्त, जो पहले इज़राइल ताकतवर मुल्क था, ईरान जो था वो एक कमज़ोर मुल्क की हैसियत रखता था। अरब ममालिक जो हैं, क्योंकि उन्होंने अकॉर्ड कर लिया, इब्राहिम अकॉर्ड कर लिया इसके साथ में, इज़राइल के साथ में, तो उसके बाद सिचुएशन जो मिडिल ईस्ट के अंदर थी वो चेंज होगी। लेकिन जिसके बाद हमास जो था वो इंटरनली पनपता रहा, ताकतवर होता रहा, क्योंकि उन्हें पता था एक वक्त ऐसा आएगा कि उन्हें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जब हमास ने अटैक किया इज़राइल पर, क्योंकि इससे वक्तन फ़वक्तन जो है इज़राइल जो है लगातार जो है वो छोटी छोटी बस्तियों को उजाड़ रहा था, वहाँ पर लगातार वेस्ट बैंक के अंदर हमले करके, वेस्ट बैंक के अंदर जो कार्रवाइयाँ करके वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं उजाड़ना और उन पर कब्ज़ा करना, वो लगातार जारी था। और गज़ा एक मतलब एक मैसूर होकर रह गया था, क्योंकि उसे बॉर्डर लाइन पे पूरा जो है उन्होंने बंद करके रख दिया था। तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें पैदा होगी, जिसके बाद हमास मजबूर हुआ इज़राइल पर हमला करने। जब हमला हुआ तो उसके बाद आप देखें सिचुएशन पूरी तरह से चेंज होगी। जो बैलेंस ऑफ पावर था वो पूरा चेंज हो गया। हमास ने प्रूव कर दिया कि इज़राइल की जो फोर्सेस हैं वो इतनी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, वो इतनी बहुत बड़ी कोई ताकत नहीं है, हम कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन। उसके बाद हिजबुल्लाह भी जो है वो हमास के साथ खड़ी होगी, जिसके बाद उन्होंने इज़राइल ने ईरान को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट उसके पास ईरान था। क्योंकि ईरान के पास में इस रीजन के अंदर जो इस वक्त पूरी ताकत है वो ईरान के पास में है। ईरान ने पूरे बैलेंस को चेंज कर दिया अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके, क्योंकि उसके पास में ओमान में उसके पास हुसीज हैं, उसके बाद में उसके पास लबनान के अंदर उसके अंदर हिजबुल्लाह है, उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। अब इराक के अंदर जाओ तो जो लड़ाके उनकी अगर हम बात करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरे रीजन को कंट्रोल करते हैं, समुद्री जितना भी एरिया है बिल्कुल, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। आपने पिछली जंग में भी देखा होगा, जब ये अटैक हुआ था इज़राइल के ऊपर और फिर यमन के ऊपर, जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उसने पूरे ऑयल टैंकर्स जितने भी हैं उनको रोक दिया था। जो भी इज़राइल की तरफ कोई भी जहाज़ जाता था तो उसे वो हिरासत में ले लेता था, या तो उसे कई टैंकर्स तो उसने डुबा डाले, क्योंकि उनके पास क्रूज़ मिसाइल्स हैं और उनके पास और भी ज़्यादा हथियार, खुफिया हथियार हैं, जो वो अभी मंजर-ए-आम पे नहीं ला रहे हैं। लेकिन वो तब लाएंगे जब जंग शुरू होगी। असल जंग की वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यानी ईरान अमेरिका की जब जंग शुरू होगी तो हुसी भी अपना किरदार मतलब उसमें अदा करेंगे, क्योंकि उनके पास इतने वेपन्स हैं अंदरूनी तौर पर। क्योंकि हुसीज जो हैं वो पहले से लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि यमन के अंदर पहले से एक रिवोल्यूशन हुआ था, अभी भी वहाँ पर 2 गवर्नमेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और हम समझेंगे, क्योंकि इस पूरे रीजन की जब हम बात करें तो इस रीजन में देखिए ईरान तनहा नहीं है, बल्कि ईरान के साथ जो छोटी छोटी ताकतें जिनका आप जिक्र कर रहे थे, चाहे हमास की बात करें या फिर हुसी लड़ाकों की बात करें या फिर इराक के अंदर जो शिया मिलिशिया जो है उनकी बात करें, तो इस तरह जो छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, ये भी दरअसल इजराइल और अमेरिका के नाक में दम किए रहते हैं। दम कर देंगे, क्योंकि आपको 5 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त बहरे ओमान के अंदर
जब ये पहुंचे तो इसने खलीज फारस की तरफ मूव करना शुरू किया यूएसएस अब्राहम लिंकन ने। वहाँ पर जब चाइना और रशिया ने कहा कि भाई हम भी बेड़े भेज रहे हैं, हमारी जंगी मशकें होंगी, क्योंकि इससे पहले वो मैरी टाइम उसको लेकर पहले से तसलसल एक था, लगातार जो है वो बोल रहे थे क्योंकि थ्रेट्स रहते हैं, हम इस पे मशकें करते रहते हैं यहाँ पर, ताकि डाकू लुटेरे वगैरह जितने भी हैं जो समुंदर में जहाज़ों को लूटते हैं वगैरह उनके लिए। लेकिन ये इस वक्त स्ट्रेटजी अलग है, क्योंकि ऐसे टाइम पे वो मशकें करना और उनको एक दूसरा नाम देना, और फिर क्योंकि अब नॉर्थ कोरिया भी इंटरनली इसमें इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि वो एक मैंने आपसे कहा ना, वो एक खुफिया पार्टनर है इसका, ईरान का। हाँ, जी। क्योंकि वो खुला दुश्मन है अमेरिका का। तो अब उसके जो हथियार हैं वो बहुत खतरनाक है, वो किसी ना किसी लेवल पर जाकर अमेरिका को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाएगा। और ख़ासकर ईरान के पास इतनी ताकत है जो उसने अपनी प्रॉक्सीज को दे रखी है, मिसाइल फोर्सेस दे रखी हैं, अच्छा फिर दूसरे वेपन्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये सब। और यमन जो है वो उसको पीछे से कवर करता है। आप देखो, जब रेड सी जो है वो पूरा यमन का इलाका है, तो उसके अंदर जो है यमन की बहुत बड़ी ताकत है, और उसके पास ऐसी फोर्सेस हैं जो समुद्र में लड़ सकती हैं, समुद्री लड़ाका फोर्स है उसके लेकिन पास। जिस तरह से अमेरिका दावा कर रहा है कि वो एक साथ ईरान पर 26 या 27 ठिकानों से हमला करेगा, और जिस तरह से इस पूरे रीजन की आप बात करें, इसी रीजन में, इसी मिडिल ईस्ट में आप देखिए कि जो अरब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी अमेरिका के अपने एयरबेस हैं, अपने हवाई अड्डे हैं, जहाँ हर वक्त अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहते हैं, और इसके अलावा उसके जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जंग का, वो एक तरह से वहाँ पर रहता है। तो अमेरिका, ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि अमेरिका यहाँ से एक साथ कई हमले कर सकता है, एक साथ, मतलब वो कर सकता है कि पूरी ताकत के साथ, पूरी पावर के साथ। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको ये देखना होगा कि ईरान तनहा नहीं है ना। ईरान के साथ रशिया खड़ा है, ईरान के साथ चाइना खड़ा है, ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया खड़ा है, और ईरान की अपनी मलेशिया भी है, जो उन जितने भी वो जो आप बेल्ट्स हैं, देखिए ईरान टारगेट करेगा। बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। चीन जिस तरह से दावा कर रहा है, वो एक ईरान दावा कर रहा है कि चीन उसके साथ है, रशिया उसके साथ है, जो बड़ी ताकतें हैं। लेकिन पिछली जंग में ये ताकतें भले ही पीछे से सपोर्ट करती रही, खुल के नहीं आई थी। क्या ये ताकतें इस बार आपको लगता है कि खुलकर ईरान के हक में आएंगी? बिल्कुल, क्योंकि रशिया ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका जो ये धमकियां दे रहा है, अगर मुज़ाकरात सफारतकारी पर वो से काम लेता है और मुज़ाकरात करता है और किसी टेबल टॉक करता है, तो ईरान को किसी हद तक मनाया जा सकता है कि भाई, लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया था उनको कि हम जो अब्जूर्बी कर रहे हैं यूरेनियम की, वो हम एक लिमिटेड सोर्स, मतलब एक लिमिटेड सोर्स के लिए कर रहे हैं, और महदूद है हमारा ये सब, हम तवानाई के लिए कर रहे हैं हमें, क्योंकि ऑलरेडी ईरान जो है वो पाबंदियां झेल रहा है अमेरिका की, तो उसे अपना पावर भी तो चाहिए। अगर वो अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर कर देगा, यानी मिसाइल पावर अगर उससे हटा, अपनी शील्ड जो है बिल्कुल, वो जैसी शील्ड हटेगी उसकी, तो सबसे पहले इजराइल ईरान को ख़त्म कर देगा, क्योंकि ईरान को पूरी ताकत जो है वो अमेरिका दे रहा है। अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम्स दे रहा है, उसे गोला बारूद दे रहा है, उसे पैसा दे रहा है, उसे सब चीज़ें जो हैं वो इमदाद जो है वो इजराइल को पहुंच रही है। इराक जो है वो अपने बूते पे सब चीज़ें कर रहा है। अब जाकर ईरान जो है वो सामने आया, नुमायाँ हुआ, जब उसके हथियार जो है वो मैदान जंग में आजमाए यूक्रेन की जंग में, तब रशिया को लगा कि नहीं, ईरान तो बहुत एडवांस है, और जो इसकी टेक्नोलॉजी है ये तो हमसे ज़्यादा कई ज़्यादा आगे, क्योंकि ईरान की ड्रोन्स इस्तेमाल करके इसको जो यूक्रेनियन फोर्सेस थी, जहाँ पर नेटो की फोर्सेस भी इंटरनली रिपोर्ट्स थी कि वो लड़ रही हैं वहाँ पर, उनको जो है पसपा कर दिया वहाँ पे। तो ये जो ईरान की टेक्नोलॉजी है, इससे घबराया हुआ है इजराइल। लेकिन आप जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि इनकी जो बेसिस हैं, चाहे वो इराक के अंदर हैं, सीरिया के अंदर हैं, या फिर कुवैत के अंदर हैं, तो कतर हो गया, कतर कुवैत हो गया, सऊदी अरब सब हो गया, जगह पे इंटरनली जो सऊदी अरब है, इनके मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी बेसिस हैं, वहाँ पे इनकी प्रॉक्सीज मौजूद हैं पहले से ही। शिया मलेशिया वहाँ पे मौजूद है इनके पास, क्योंकि इससे पहले भी हमले करते रहे। यमन जो है वो एक फ्रंट पे अटैक करेगा, हिजबुल्लाह एक फ्रंट पे अटैक करेगी, शिया मलेशिया अलग करेंगे। तो ये जितना भी जो खिता है, ये पूरा जंग में, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर ईरान पे अटैक होता है, ईरान की मिसाइल फोर्सेस अलग जो निपटेंगी। अब ईरान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप हुरैरा भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने जो भी आज तक आपने मिसाइल्स देखी हैं वॉरशिप्स के अंदर, समुंदर के अंदर, वो पानी से बाहर आती है, यानी शिप को बाहर आना पड़ता है, फिर वो मिसाइल फायर होता है।
ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो समुद्र के अंदर से ही उस मिसाइल को फायर मिसाइल छोड़ देगा। यस, समुद्र के अंदर से मिसाइल ही आएगी और पानी से बाहर जब आएगी वो, तो टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा, रडार भी उसको पकड़ नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने इन्वेंट की है। तो ये अमेरिका के लिए बात से तशवीश है कि हाँ, अब वो बिल्कुल इससे पीछे हट रहे हैं। सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, जिस तरह से आप ईरान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, पूरी दुनिया हैरान है। जी। पिछले दिनों 12 दिन जो इसराइल के साथ जंग हुई और उसमें जो करारा जवाब ईरान ने इसराइल को दिया, और उसके बाद अब फिर आप देखिए कि ईरान कहीं झुक नहीं रहा है, ईरान कहीं पीछे हट के बात नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान आंखों में आंखें अमेरिका से डाल के बातें कर रहा है। जो जवाब अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आता है तो उससे सख्त जवाब ईरान की तरफ से दिया जाता है। मतलब जो बात आप ये कह रहे थे कि लेटेस्ट हथियार उसके पास है, बहुत मजबूत है, कोई भी दुनिया की बड़ी ताकत तो उसका सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि सपोर्ट तो यहाँ पर इजराइल का अमेरिका खुल के कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो एक तरह से मदद कर रही है। तो ईरान के साथ भी जो भी ताकतें हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि ईरान अब कमज़ोर नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ईरान इसलिए कमज़ोर नहीं है, एक तो उसकी अपनी खुद की ताकत है, क्योंकि उसे ऐसा है कि उसे अगर किसी से आउटसोर्स करना भी है जी। यानी अगर उसको बैकअप चाहिए तो बैकअप के लिए उसके पास इतना मटेरियल है, क्योंकि कई जगह उसने उन चीज़ों का इंडिया और इशारा दे दी है पहले ही कि मेरे पास इतने मिसाइल हैं, मैं इन इजराइल को चंद मिनटों के अंदर पूरा कब्रिस्तान तबाह कर सकता हूँ, कब्रिस्तान में बदल सकता हूँ। लेकिन वो अभी महदूद है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये जंग शुरू होती है, आप ये सोचें कि ये उस खिते तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि ये अरब तक फैलेगी, अरब से फिर ये बाहर निकलेगी ये जंग, क्योंकि इसमें रशिया इन्वॉल्व होगा। अगर इजराइल को लगता है कि वो हार रहे हैं तो उसके पास भी न्यूक्स हैं, बिल्कुल उनकी मौजूदगी, अगर उसकी जो मौजूदगी उस खिते में ख़त्म हो रही है या उसका वजूद ख़त्म हो रहा है तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। और फिर अमेरिका जो है वो अगर समुद्री जंग में हारता है तो वो इस तरह का कोई ना कोई अटैक करेगा, या तो रशिया पे करने की कोशिश करेगा वाया यूक्रेन, या फिर खुद डायरेक्ट बराह रास्त एक दूसरे से लड़ेंगे। ये अगर मतलब ये लड़ाई शुरू होती है तो लड़ाई अगर मशरिक़ वस्ता में शुरू होती है या अमेरिका ईरान पर हमला करता तो ये महदूद लड़ाई नहीं होगी, नहीं, ये आलमी बल्कि ये आलमी सतह पर एक तरह आलमी से सतह पर ही पूरी दुनिया में इसका असर एक तरह से देखने को मिलेगा। चाहे एशिया में चीन के हवाले से हो, भारत भी मुतासिर होगा इससे, इस जंग से। बिल्कुल किस तरह से, मतलब क्या इसका एक सिनेरियो एक ऐसा बनता है कि जब ये ताकतें आपस में लड़ रही होंगी तो भारत जो है उसको ना किसी इस वक्त किसी न किसी कंट्री के ऊपर हमें मुनसर करना पड़ता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। बिल्कुल। या फिर हम गैस और ऑयल या उस, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी कीमतें बहुत उछाल पर चली जाएंगी, क्योंकि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद होता है तो ऑटोमेटिकली 30 से 40% जो आपका तेल जो है वो उसी रूट से गुजरता है। जैसे ही वो क्लोज होगा तो उससे कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाएंगी, यानी कि मजबूर कर दिया जाएगा भारत को भी कि आपको चाइना के साथ में लड़ना है, क्या आप जी चाइना पर अटैक करो, क्योंकि अगर अमेरिका के खेमे में भारत जाता है तो उससे चाइना के साथ में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक फ्रंट खोलना पड़ेगा यहाँ पे चीन के साथ में कि चीन एक तरफ से डिवाइड हो जाए, इसका क्या बोलते हैं इंटेंशन डिवाइड हो जाए, वो इस तरफ लड़ने की इस मूड में आ जाए ताकि वो इन्वॉल्व हो जाए यहाँ पर और हम वहाँ पर एक फ्रंट को कम कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है हमें कि जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं, मिलिट्री पार्टनर्स हैं, ये आपस में इन्होंने MOU साइन किए होते हैं कि अगर मुझ पे हमला तो आप पे हमला, उस पे हमला तो अगर रशिया पे हमला हो जाता है तो उसके जो चाइना है उसने कहा है कि हम खुलकर सामने आएंगे मॉस्को पर अगर हमला हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे को आयरन हैंड्स बोलते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होती है, चाहे वो वेपन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, फिर यहाँ मिसाइल टेक्नोलॉजी है, फिर इसमें नॉर्थ कोरिया का भी एक रोल बनता है। और जब इस समुद्रों में लड़ाई होती है ना तो फिर आपका समुद्र भी जो है वो महफूज नहीं रहता है। अच्छा, एक बिल्कुल आप देखिए कि जो हम लोग इलाक़ाई खित्ते की बात कर रहे थे वहाँ पर भी ईरान मजबूत है, जो अभी तक हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि उसका प्रॉक्सी नेटवर्क वहाँ पर मौजूद है, ईरान वहाँ पर भी मौजूद है। इंटरनेशनल लेवल पे आप आते हैं तो वहाँ पर भी ईरान इस बार मजबूत नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके साथ रशिया और चीन जैसी ताकतें एक तरह से खड़ी हैं। इसके अलावा लेटेस्ट हथियार उसके पास हैं, ये पता चला पिछले दिनों जो 12 दिन की जंग हुई उसमें पता चला कि लेटेस्ट ड्रोन ईरान के पास हैं, लेटेस्ट मिसाइल हैं, जो
हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है, जो सबसे लेटेस्ट मिसाइल है, सबसे खतरनाक, वो भी ईरान के पास है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ईरान कहीं पर कमज़ोर नहीं है। ईरान हर महाज पर मजबूत है। बिल्कुल, आप देखें ना, इनके पास में रेंज आप देख लें, मैं आपको ये रेंज बता देता हूँ। शाह 1 इसकी 300 किलोमीटर की रेंज है। ये वो वाला एरिया कवर करता है, आसपास के जितने भी छोटे एरिया मोटे हैं वो उनका। जो हाँ, जो फतेह 110 है, इसकी 500 किलोमीटर की रेंज है, ये और दायरा कवर करती है। फिर शहाब 2 की 700 किलोमीटर है। फिर कैम है उसकी 800 किलोमीटर की, यानी शीजल की 2000 किलोमीटर की रेंज है। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये। बैलिस्टिक मिसाइल, यस। अब ये खुद सोचें आप, ये क्रूज मिसाइल और फिर सोमर, ये क्रूज मिसाइल है, इसकी 2500 किलोमीटर की रेंज है। यानी कि उन्होंने दायरा आकार कितना बढ़ा लिया है। यानी कि अगर ईरान फायर करता है तो तेहरान से वो अगर ये मिसाइल छोड़ेंगे तो तल अवीव पर गिर सकती जाके। तेल अबीब नहीं, अमेरिका के आधे एरिया को भी कवर आधे कर एरिया को, सकता है, बिल्कुल। क्योंकि 2500 लेकिन किलोमीटर इतना का ये इतना रेंज इतना जो जरूर है, इतना- ये जो बैलिस्टिक मिसाइल की जिसकी आप बात जी। कर रहे हैं, इन बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान भी दावा करता रहा है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका के तमाम एयरबेस हैं, एयरबेस हैं, मिडिल ईस्ट में है। तो ये तो जाहिर होता है कि ये मिडिल ईस्ट में तो कहीं पर भी, चाहे वो मिडिल ईस्ट को पूरा कवर करता है। जो इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो इसकी मिसाइल, जैसे खैबर शिकन मिसाइल भी है इनके पास में, और भी कुछ बहुत तगड़े मिसाइल हैं इनके पास में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और जो हम हथियारों की बात आगे फिर और भी हम करेंगे, एक चीज़ और दबाव की बात की जाए। आप देखिए कि अमेरिका में इंटरनली वहाँ की पब्लिक का दबाव अमेरिका के ऊपर है, जो अपोजिशन है उसका दबाव है। अब जो टैरिफ वाला मामला जो अभी सामने आया, उसका एक दबाव डोनाल्ड ट्रंप पे है। वो अपोजिशन का एक तरह से दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वहाँ की सरकार पर है। आवाम का दबाव लगातार है। और वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो टैरिफ वाले मामले पे जो सुनवाई हो रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है कि कितने मुल्कों से अमेरिका एक साथ दुश्मन नहीं ले सकता है ना, या एक साथ नहीं, हाँ, फटकार लगाइए। तो अमेरिका पर डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा दबाव है। और दूसरी तरफ आप ईरान के सिचुएशन देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर कोई दबाव नहीं है। पूरी आवाम उनके साथ है, पासदारान इनकलाब उनके साथ है। तो ये जो एक पॉइंट है कि अमेरिका दबाव में भी है इस सिचुएशन में और ईरान दबाव में नहीं। अच्छा, आयतुल्लाह अली खामनाई साहब ने एक और बात कही है यहाँ पे। उन्होंने ये कहा है, जो आप अभी देखिए, ट्रंप एक, इस वक्त आपको पता है, इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना, उसके जो तमाम बड़े रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, वो एक्सपोज होने के दाने पे। एप्स्टीन फाइल्स का नाम आपने सुना? एप्स्टीन फाइल्स जो सामने आई है ना, इसमें बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, और उसमें ट्रंप का बराह रास्त नाम है। कई इतने बड़े रहनुमा हैं जिनके नाम है। अगर वो खुलासा होता है, वो तो अभी 1% रिलीज़ हुआ है। वहाँ की जो अदालत के हुक्म पर, वहाँ की जो महकमा ये इंफॉर्मेशन, हाँ, तो उन्होंने इसको ये जो क्या बोलते हैं, अभी रिवेल किया है सिर्फ 1%। अगर वो पूरा, यानी 30,000 से ऊपर के पन्नों की वो फाइल है, जी। हाँ, तो वो जब पूरी की पूरी मंजर आम पे आएगी, तो इनमें किन किन के नाम आए 1% में, तमाम बड़े जो हैं उनमें ट्रंप जो है सरफहरिस्त है। लेकिन ट्रंप ने पिछले दिनों सिर्फ हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन पर जो है इसका ठीकरा फोड़ा है कि नहीं जी, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन जो है वो जेफरी एप्स्टीन के साथ में बराह रास्त उनका ताल्लुक था, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है जो इनका गवर्नमेंट का, उसमें कहा गया है कि जी, नाम आने से और मुलविस होने में, दोनों में अलग अलग एक फ़र्क होता है। हाँ, जी। कि जी नाम आ गया तो, लेकिन जब जुर्म आयद नहीं हुआ है, अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक अगर आप देखें इस वक्त, अगर नाम आता है तभी, जब अब आपके ऊपर कीचड़, जब कीचड़ में कूदते हो तो तभी कीचड़ भी उछलेगा, तो आपके कपड़े भी ख़राब होंगे। तो ये जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, ये अब इसकी पर्दादारी करने। और जेफरी एप्स्टीन की मौत जो है, वो पहले तो वो हिरासत में लिया गया था लड़कियों के जिनसी इस्तेसाल और वगैरह इस मामले में, फिर उसके ऊपर किडनैपिंग और इसकी चार्जेस भी लग गए, फिर यानी वो क्या बोलते हैं, कारोबार के मामले भी लग गए। और उसने आइलैंड एक खरीद के रखा था जहाँ पर दुनिया की सबसे अमीर तरीन शख्सियात वहाँ पर जाती थी, और ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि आप पूरे मॉनिटर किए जाओगे, जो शख्स वहाँ आएगा तो उसके तो पूरे खुलासे हैं वहाँ पर। तो अब इसको हाइड करने के लिए भी, छुपाने के लिए, हाँ, छुपाने के लिए भी, पर्दा डालने के लिए भी इस जंग का आगाज किया जा सकता है। वो जंग छेड़ दी जा सकती है। ये बहुत अहम पॉइंट, पर्दे जो हैं ये खुले ना, और इतनी बड़ी, क्योंकि फिर आपका एतमाद टूट जाएगा, आवाम का, कौम का। जो बड़े अदारे हैं उनका क्या एतमाद रहेगा इतनी बड़ी शख्सियत पर, जिनको
आवाम इस तरह से वोट देकर लाती है और वो ऐसे मामलात में मुलविस हों जो इंसानियत के ख़िलाफ़ इंसानियत सोज मामलात हों, जहाँ पर और इस तरह की जहाँ पर अभी समाज तो चल ही रही है, उस पर सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी तो पूरा खुलासा होना बाकी है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मामला भी एक है कि जिस तरह से, क्योंकि ट्रंप जो है अभी बौखलाया हुआ है और ट्रंप के कई ऐसे फैसले हैं जो बहुत जल्दी में लेते हैं और जो बाद में अमेरिका की जो जितनी कौम है या अवाम है उसको भुगतने पड़ रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से उन्होंने फैसले ये लिए। बहुत अहम बात आपने बताई कि एपिस्टिन जो फाइल है, इस फाइल को छुपाने के लिए इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात के इसमें नाम है और डोनाल्ड ट्रंप ख़ास तौर से उनका जिक्र इसमें आया। तो ऐसे में इस फाइल पर पर्दा डालने के लिए, इस फाइल को दोबारा क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए वो चाह रहे हैं कि एक कशीदगी बढ़ती रहे, जंग हो, हालात मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आयतुल्लाह अली खामनाई ने एक खुतबे में उन्होंने कहा ये बात कि ट्रंप अभी खाली इस जो ये फाइल एप्स्टाइन फाइल्स का जो ये अभी ट्रायल चला है और जिसमें 1% रिलीज़ हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी देखो आप कितने इंकिशाफ होंगे और इनकी जो पूरी जो एक लिबरल सोसाइटी जिसको ये कहते हैं या सेकुलर सोसाइटी और इंसानियत के हक में बात करने वाली सोसाइटी है, ये बेनकाब होगी और बहुत जल्द बेनकाब होगी। जिस तरह से लोग दुनिया पे जंगें थोपते हैं, जिस तरह से लोग ये वसाइलों को, जो दूसरे मुल्क के वसाइल हैं उन पर कब्ज़ा करते हैं और जिस तरह से ये दूसरी जो कमज़ोर ममालिक हैं उन पर धौंस दबाव डालकर उनकी वहाँ की मतलब मैशियत जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा जैसे वेनेजुला के साथ किया उन्होंने, जैसे वेनेजुला के साथ में हुआ, अभी ग्रीनलैंड को इन्होंने धमकी दी कि हम, क्योंकि उनके पास वसाइल हैं ऐसे मादनियत और उसको अपने अंदर जम करने की बात कही, जिस तरह से कनाडा को धमकियां दी गई। लगातार ट्रंप इस तरह से अभी ये कर रहे हैं, लेकिन वही उन्होंने ये बात की कि ये छोटे ममालिक को टारगेट करते हैं, लेकिन इनको अभी वाह नहीं पड़ा है बड़े ममालिक से कोई ऐसे ताकतवर मुल्क के साथ उनका जिस दिन पड़ जाएगा उस दिन अमेरिका को और समझ में आ बिल्कुल जाएगा। जिस तरह से बयानबाजी इतने दिनों से हो रही, कोई हमला नहीं हुआ और कोई टारगेट इस तरह से ईरान ने नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानबाजी हो रही या इजराइल और अमेरिका के साथ बैठकें और बैठकों का दौर चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक डर ज़रूर छुपा हुआ है अमेरिका के अंदर और इजराइल के अंदर। शायद यही वजह है। आने वाले दिनों में क्या कुछ 10 दिन है अभी उन्होंने कहा है हाँ, कि 10 हम दिन ये का अभी अल्टीमेटम रिपोर्ट तो देंगे। दिया ही हुआ और उसके अलावा अमेरिका या इजराइल का कोई भरोसा भी नहीं हो सकता 10 दिन का अल्टीमेटम दिया और पहले ही कोई कार्रवाई कर दे। तो आने वाले इन 10 दिनों में क्या कुछ होता है रशिया ने या तो ये वैसे भी कशीदगी? इंटेल दे दिया है ईरान को कि आप तैयार रहें, क्योंकि ये आपकी जौहरी तनसीबात पर और आपकी जितनी भी बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उनको ये अटैक करेगा ही करेगा, इसलिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। आप मुज़ाकरात और इस पर ना रहिए, टाइम गेनिंग है, ये सब टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तैयार रहें, कभी भी ये हमला कर सकता है। इसलिए ईरान पूरी तरह से तैयार हो गया है और वो वेट कर रहा है कि कब, क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक जो है वो अमेरिका करेगा, क्योंकि ये नाकाम होने हैं, क्योंकि वो इजराइल चाहता है कि इनकी अफजूदगी बंद हो जाए यूरेनियम की, और इनका मिसाइल प्रोग्राम भी है उसको भी जो है वो बंद किया जाए ताकि वो दोबारा खित्ते में फिर से बिल्कुल, यानी अब खित्ते में कशीदगी तो है ही है जिस तरह से पूरी बातचीत हुई, लेकिन अब ये हालात कहाँ तक और कशीदा होंगे या फिर आने वाले दिनों में वाकई जो अल्टीमेटम अमेरिका ने दिया उसके मुताबिक एक तरह से हमला होता है, देखना बहुत अहम होगा। हालात अब कैसे होंगे इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन नाज़रीन, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, इस पॉडकास्ट के बारे में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इरफान रैना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।